नमस्कार। जयतु भारती में आप सबका स्वागत है। आज हम हिंदी व्याकरण के अंतर्गत रचना के आधार पर वाक्य भेदों का अध्ययन करेंगे। रचना से तात्पर्य है बनावट, अर्थात बनावट के आधार पर वाक्यों के कितने भेद हैं उसका अध्ययन हम आज इस वीडियो में करेंगे। इससे पहले की वीडियो में हमने अर्थ के आधार पर वाक्य भेदों का अध्ययन किया था और आज हम पढ़ने जा रहे हैं रचना के आधार पर वाक्य भेद। तो रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं, सरल, संयुक्त और मिश्र। सरल नाम से ही स्पष्ट है कि ये साधारण वाक्य है और सामान्य वाक्य होता है। इसमें हमें किसी क्रिया के होने या करने की सूचना मिल रही होती है, तो इसे हम सरल वाक्य कहते हैं। संयुक्त का अर्थ है जुड़ा हुआ, अर्थात 2 सरल वाक्यों को किसी योजक शब्द से जोड़ दिया जाता है, उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। मिश्र वाक्य, मिश्र अर्थात मिश्रित यानी कि मिला हुआ, और इस प्रकार से मिला हुआ कि यदि 2 या 2 से अधिक वाक्यों को एक साथ ही न बोला जाए तो उसका अर्थ भी स्पष्ट नहीं हो पाता है। तो मिश्र का अर्थ होता है मिला हुआ। आइए अब इनका हम विस्तृत अध्ययन करते हैं अलग अलग। सबसे पहले है सरल वाक्य। सरल वाक्य किसे कहते हैं? सरल वाक्य वह होता है जिसमें एक उद्देश्य होता है, एक विधेय होता है और एक ही मुख्य क्रिया होती है। उद्देश्य और विधेय आप पढ़ चुके हैं। मुख्य क्रिया किसे कहते हैं, इसे मैं संक्षेप में बता देती हूँ। मुख्य क्रिया वह होती है जिससे कोई वाक्य समाप्त होता है और उस मुख्य क्रिया को हटा देने से उस वाक्य का कोई अर्थ नहीं बचता है। तो इसमें एक ही मुख्य क्रिया होती है। जैसे माँ ने खाना बनाया, इसमें बनाया मुख्य क्रिया है। किसान ने हल चलाया था, इसमें चलाया था मुख्य क्रिया है। बच्चे मैदान में खेल रहे हैं मुख्य क्रिया है। मोहन दूध पीकर स्कूल चला जा रहा है, ये मुख्य क्रिया है। दूध पीकर, पीकर भी क्रिया शब्द है लेकिन यह पूर्वकालिक है, और यदि हम इसको हटा देंगे तो भी हमारे वाक्य के अर्थ पर कोई अंतर नहीं आएगा। जैसे क्या पीकर जा रहा है मोहन? दूध। तो हम दूध और पीकर इन दोनों शब्दों को यहां से हटा देते हैं तो वाक्य क्या होगा? मोहन स्कूल चला जा रहा है। तो पूर्वकालिक क्रिया को हटा देने से और उसके कर्म को हटा देने से वाक्य के अर्थ पर अंतर नहीं पड़ता है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो मुख्य क्रिया इसमें एक होती है। एक बात यहाँ पर और समझ लीजिए कि मुख्य क्रिया केवल एक पद की ही नहीं होती है, यह एक से अधिक पदों की भी हो सकती है, अर्थात मुख्य क्रिया यहाँ पर पदबंध के रूप में भी प्रयोग की जा सकती है। अंतिम वाक्य में 5 पद हैं मुख्य क्रिया में। पवन आइसक्रीम खाए चला जा रहा था, ये 5 ही पद मुख्य क्रिया का यहाँ पर रोल अदा कर रहे हैं, यानी कि मुख्य क्रिया के रूप में प्रयुक्त हुए हैं। तो 5 पद एक ही मुख्य क्रिया को यहाँ पर प्रकट कर रहे हैं, स्पष्ट कर रहे हैं। इस प्रकार से सरल वाक्य में एक उद्देश्य, एक विधेय होता है और एक ही मुख्य क्रिया होती है। मुख्य क्रिया एक से अधिक पदों से युक्त हो सकती है। सरल वाक्य को पहचानना बहुत आसान है क्योंकि इसमें ना तो कोई कॉमा लगा होता है, ना ही कोई योजक शब्द होता है। एक साधारण और सरल वाक्य होता है, तो ये हमें आसानी से समझ में आ जाता है और हम इसे आसानी से पहचान भी लेते हैं कि हाँ, ये सरल वाक्य है। अब देखते हैं संयुक्त वाक्य किसे कहते हैं। जिस वाक्य में 2 या 2 से अधिक स्वतंत्र उपवाक्य किसी समुच्चय बोधक अव्यय से जुड़े होते हैं उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। यहाँ पर स्वतंत्र उपवाक्य शब्द का प्रयोग हुआ है। सबसे पहले बता दूं कि उपवाक्य क्या होता है। उपवाक्य
किसी वाक्य का भाग अर्थात किसी वाक्य का एक हिस्सा होता है। और स्वतंत्र उपवाक्य से क्या तात्पर्य है, अर्थात उस उपवाक्य का भाषा में स्वतंत्र प्रयोग किया जा सकता है। यानी कि यहाँ पर तो वह एक उपवाक्य के रूप में प्रयुक्त हुआ है, लेकिन हम उसका अलग से स्वतंत्र रूप से प्रयोग भी भाषा में कर सकते हैं, उसे स्वतंत्र उपवाक्य कहते हैं। और ये दोनों स्वतंत्र उपवाक्य समुच्चय बोधक अव्यय से जुड़े हुए होते हैं, दोनों ही समान होते हैं, इसलिए इन्हें समानाधिकरण या समानाधिकृत उपवाक्य भी कहते हैं। संयुक्त वाक्यों को जोड़ने के लिए और तथा एवं व वरना अन्यथा नहीं तो लेकिन अथवा किंतु परंतु या आदि समुच्चय बोधक अव्ययों का प्रयोग किया जाता है। इसे उदाहरण से समझते हैं किस प्रकार से इनको जोड़ा जाता है। नेताजी आए और सभा शुरू हो गई। इसमें दो उपवाक्य हैं। जब हमने इस वाक्य में इन वाक्यों को लिखा हुआ है तो ये उपवाक्य हैं, लेकिन यदि हम इन्हें अलग अलग लिखें, नेताजी आए तो ये सरल वाक्य है, सभा शुरू हो गई यह भी सरल वाक्य है। तो इन दोनों ही सरल वाक्यों को जोड़ने का काम कौन कर रहा है, और समुच्चय बोधक शब्द। तो यदि हम इस समुच्चय बोधक शब्द को हटा देंगे तो ये स्वतंत्र और सरल वाक्य हैं, लेकिन जब ये दोनों जुड़े हुए हैं और समुच्चय बोधक से तब ये उपवाक्य हैं। तो इस प्रकार से जो संयुक्त वाक्य होते हैं वे किसी समुच्चय बोधक से जुड़े हुए होते हैं। अब देखते हैं मिश्र वाक्य किसे कहते हैं। जिस वाक्य में एक उपवाक्य प्रधान होता है और अन्य उपवाक्य गौण होते हैं और उस प्रधान उपवाक्य पर आश्रित होते हैं, वह वाक्य मिश्र वाक्य कहलाता है। यहाँ पर उपवाक्य कैसा है, एक उपवाक्य कैसा है, प्रधान है, स्वतंत्र है, और दूसरा एक और एक से अधिक भी हो सकते हैं। वो कैसे उपवाक्य हैं, गौण हैं। गौण मतलब उस प्रधान उपवाक्य पर आश्रित हैं। तो जो आश्रित उपवाक्य यहाँ पर प्रयोग किए जाते हैं उनके बिना वाक्य का अर्थ स्पष्ट नहीं हो पाता है। जैसे पिताजी ने कहा कि वे कल दिल्ली जाएंगे। पिताजी ने कहा, हमें समझ ही नहीं आ रहा पिताजी ने क्या कहा, कि वे कल दिल्ली जाएंगे। पूरा जब उन्होंने बोला तब हमें समझ में आया कि पिताजी ने कहा कि वे कल दिल्ली जाएंगे। लेकिन यदि केवल इतना ही वाक्य हो, पिताजी ने कहा, तो अर्थ स्पष्ट नहीं होगा, कि वे कल दिल्ली जाएंगे तो भी अर्थ स्पष्ट नहीं होगा। इसलिए यह मिश्र वाक्य है, क्योंकि इन दोनों के मिलने से ही अर्थ स्पष्ट हो रहा है, इनको अलग करने से अर्थ स्पष्ट नहीं हो रहा है। इसे हम उदाहरण से समझते हैं कि किस प्रकार से प्रधान उपवाक्य और आश्रित उपवाक्यों का प्रयोग किया जाता है। प्रधान उपवाक्य और आश्रित उपवाक्य मैंने यहाँ पर अलग अलग करके लिखे हैं। यह वही भारत है जिसे सोने की चिड़िया कहते थे। यह वही भारत है। अब यदि हम केवल यही वाक्य बोलें कि यह वही भारत है तो हमें नहीं समझ आएगा कौन सा भारत है, कैसा भारत है। आश्रित उपवाक्य जिसे सोने की चिड़िया कहते थे। अच्छा, यहाँ एक बात और ध्यान रखना कि जो आश्रित उपवाक्य है वो कहीं पर भी प्रयोग किया जा सकता है, क्योंकि हम इसे ऐसे भी बोल सकते हैं, जिसे सोने की चिड़िया कहते थे यह वही भारत है। तो प्रधान उपवाक्य और आश्रित उपवाक्य कहीं पर भी वाक्य में प्रयुक्त हो सकते हैं। माँ ने मुझसे कहा कि आज स्कूल मत जाओ। अब माँ ने मुझसे कहा, इतना सुनकर के हमें नहीं समझ आता कि माँ क्या कहना चाह रही है, तो उन्हें आगे का वाक्य बोलना है कि आज स्कूल मत जाओ। तो ये आश्रित उपवाक्य है। तो इस प्रकार से जो हमारा मिश्र वाक्य होता है उसमें प्रधान उपवाक्य होता है और प्रधान उपवाक्य पर एक उपवाक्य आश्रित होता है, दोनों मिलकर के अर्थ प्रकट करते हैं। इस बात से हमें क्या बात समझ में आई कि मिश्र वाक्य में एक प्रधान या मुख्य या स्वतंत्र उपवाक्य होता है और उसके एक या एक से अधिक आश्रित उपवाक्य होते हैं। एक होता है प्रधान उपवाक्य,
उसे हम मुख्य भी कह सकते हैं, स्वतंत्र भी कह सकते हैं, और उस पर एक या एक से अधिक आश्रित उपवाक्य होते हैं, उसे ही हम मिश्र वाक्य कहते हैं। इनमें जो आश्रित उपवाक्य होता है वह वाक्य के आरंभ में भी हो सकता है, वाक्य के मध्य में भी हो सकता है और वाक्य के अंत में भी हो सकता है। अर्थात तीनों स्थानों पर कहीं पर भी आश्रित उपवाक्य प्रयुक्त हो सकता है। तो मिश्र वाक्य में हमें ये नहीं सोचना कि जो आश्रित उपवाक्य है वह केवल बाद में ही आएगा या पहले ही आएगा, वह तीनों स्थान पर कहीं पर भी वाक्य में प्रयुक्त किया जा सकता है। अब एक वाक्य को हम वाक्य परिवर्तित करके देखते हैं, क्योंकि परीक्षा में वाक्य परिवर्तन आता है। वाक्य परिवर्तन समझने से पहले छोटी सी बात समझ लीजिए कि हमें केवल वाक्य को बदलना है, अर्थ को नहीं बदलना है। हमें वाक्य की रचना बदलनी है, उसकी बनावट में परिवर्तन करना है, उसके अर्थ में परिवर्तन नहीं करना है। तो सरल वाक्य क्या है? हमारे घर से बाहर निकलते ही बारिश होने लगी। अब इसमें दो बात कही गई हैं, घर से बाहर निकलना और बारिश होने लगना। यह अर्थ किसी भी वाक्य में बदला नहीं जाएगा, केवल वाक्य की रचना बदली जाएगी, रचना परिवर्तित होगी, उसकी बनावट परिवर्तित होगी, उसका अर्थ परिवर्तित नहीं होगा। देखिए कैसे। संयुक्त वाक्य, हम घर से बाहर निकले और बारिश होने लगी। दोनों वही बातें इसमें है, घर से बाहर निकलना और बारिश होने लगना। अब देखिए मिश्र वाक्य, जैसे ही हम घर से बाहर निकले वैसे ही बारिश होने लगी। यहां पर भी वही दोनों बात है, घर से बाहर निकलना और बारिश होने लगना। जैसे ही हम घर से बाहर निकले, वही घर से बाहर निकलने की बात, वैसे ही बारिश होने लगी, बारिश होने की बात कही गई है। तो तीनों ही वाक्य में केवल वाक्य को बदला गया है, वाक्य की रचना को बदला गया है, वाक्य के अर्थ को नहीं बदला गया है। तो बच्चों, वाक्य परिवर्तन करते समय आपको ये बात ध्यान रखनी है कि हमें वाक्य की रचना को परिवर्तित करना है, वाक्य के अर्थ को बिल्कुल भी छेड़ना नहीं है, उसका अर्थ वही रहना चाहिए, उसके अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। इस प्रकार आज की इस वीडियो में हमने रचना के आधार पर जो 3 वाक्य भेद हैं उनका अध्ययन किया और वाक्य परिवर्तन कैसे किया जाता है उसके बारे में भी समझा। अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे जो उपवाक्य, मिश्र वाक्यों में उपवाक्य शब्द का प्रयोग जो हुआ है, तो उपवाक्य का अर्थ, उपवाक्य की परिभाषा और उसके भेद प्रभेदों के विषय में हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।